Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, class. Today we are going to start the financial derivative. फाइनेंशियल डेरिवेटिव को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा डेरिवेशन क्या होता है. डेरिवेशन वर्ड कम फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. कोई भी चीज से कोई चीज ड्राइव हो रही है, मतलब आ रही है किसी के चीज होने से. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर बादल आता है तो बारिश आएगी, तो बारिश का आना बादल से है, तो बारिश इज अ ड्राइव फ्रॉम द क्लाउड. एक सिंपल सा मीनिंग ऑफ कोर्स में ये होता है डेरिवेटिव का. अब आती है फाइनेंशियल का मतलब. फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है एलोकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड. एलोकेशन, कहां से पैसा लाया जाए, कहां उसको लगाया जाए, दैट इज द फाइनेंस. तो फाइनेंस का डेरिवेशन कैसे होता है? सबसे पहली चीज समझना पड़ेगा वही है. इसमें क्या होता है? द फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज एग्रीमेंट. दो पार्टी है, मान लो जैसे मिस्टर एक्स है एंड ये है मिस्टर वाई है. द फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या? इन दोनों बीच में, इनके बीच में द एग्रीमेंट, कोई भी तरह का एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है. सेक्शन 2H एज यूजुअल हम जानते ही हैं. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज द एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. किसको लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है? विच इज ड्राइव फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स, विच इज ड्राइव फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स. अब बात आती है कि अंडरलाइंग असेट्स क्या होता है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग असेट को ड्राइव करके किया जाता है. सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा? इसको एग्जाम्पल समझते हैं एक बार. जैसे कि एक मिस्टर ए है, इनके पास एक प्रॉपर्टी है. क्या है? एक प्रॉपर्टी है. मान लो ये एक लैंड है, ठीक. और दूसरे साइड मिस्टर बी है, जिनको ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई. ये इनको पसंद आ रही है प्रॉपर्टी, ये है एक सब्जेक्ट. अब इनको लग रहा है, दे प्रिडिक्ट, दे अज्यूम्ड दैट द वैल्यू, जो असेट, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आज के वक्त में होगी. इस चीज की आज के वक्त में कोई वैल्यू होगी. सपोज कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, और ये बंदे को ये लग रहा है, मिस्टर बी को ये लग रहा है कि आने वाले 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, इसकी वैल्यू 1.5 CR हो जाएगी. अभी कितनी है? 1 करोड़. आने वाले वक्त में कितनी हो जाएगी? 1.5 करोड़. अब इसको ये लग रहा है कि हो जाएगा फ्यूचर में. अब मिस्टर बी किसके पास आते हैं? मिस्टर ए के पास. किसके पास आ गए? मिस्टर ए के पास आ गए और बोले भाई मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दो, आई वॉन्ट टू बाय योर प्रॉपर्टी. उन्होंने कहा ठीक है, ओके, मैं आपको प्रॉपर्टी बेच देता हूं, पैसा 1 करोड़ रुपए दे दो और ले जाओ. तो इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं अभी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे 6 महीने बाद दूंगा. कितने महीने बाद दूंगा? 6 महीने बाद दूंगा. लेकिन बट कंडीशन दैट मैं तुमको 1.20 CR दूंगा. तुम प्रॉपर्टी अभी मुझे दो, लेकिन पैसा मैं तुम्हें कब दूंगा? 6 महीने बाद 1.2 CR. मतलब अब ये बंदा सोच में पड़ गया कि आने वाले वक्त में हो सकता हो 6 महीने बाद इसकी वैल्यू 80 लाख हो जाए, कम हो जाए. और इसको लग रहा है कि आने वाले वक्त में इसकी वैल्यू 1.5 लाख हो जाएगी, 1.5 करोड़ हो जाएगी. अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव
एक तरफ डर है, दूसरी तरफ लालच है, ठीक है। अब यहां पे इसको लग रहा है कि भाई 6 महीने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेलर को लग रहा है कि इसकी वैल्यू 80 लाख की हो जाएगी, और दूसरी तरफ इसको लग रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 करोड़ की। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 1.2 करोड़ का। अब मान लो 6 महीने बाद इसकी वैल्यू हो जाती है, जैसे कि अब 6 मंथ एक टाइमलाइन बना रहे हैं, 1 महीने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 1,30,00,000 की। 1,30,00,000 की जो वैल्यू हुई है, तो इसमें ये खुश हो गया कि यार हमने तो प्रॉफिट किया, कितना एग्रीमेंट किया 1,20,00,000 का, वैल्यू हो गई 1,30,00,000 की, ये खुश हो गए 10 का प्रॉफिट। फिर अगले महीने इसकी वैल्यू हो गई 1,60,00,000 की, अब ये और खुश हो गए। फिर अगली बार इनकी वैल्यू हो गई कितनी, 90 लाख की, वैल्यू गिर गई, अचानक से मार्केट हो गया, कुछ भी हो गया, मार्केट गिर गई। अब ये तो खुश हो गए कि हमको तो हर हाल में कितना मिलेगा, 1,20,00,000 मिलना ही मिलना है। लेकिन आज हम मार्केट में अगर बेचने जाता ये बंदा, तो इसको कितना मिलता, 90, और ये बेचारे रोने लगे। इसको लगता कि भाई इनको तो हर हाल में कितना रुपए देना है, इनको तो पे करना 1,20,00,000, और इनका तो भैया नुकसान हो रहा है, 30 का नुकसान होगा। तो अगले बार फिर से मार्केट फिर आ गई कितनी, 1,30,00,000 की फिर से आ गई, और ये फिर खुश हो गए। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो वैल्यू मार्केट में जो फ्यूचर डेट पर होती है, ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने बाइंग एंड सेलिंग कर लिया, मान लो 1,30,00,000 पे, कितने पर, वैल्यू 1,50,00,000 तक नहीं गई, वैल्यू 1,30,00,000 तक गई है। कितने तक गई है, इनको लग रहा था कि वैल्यू 6 महीने बाद कितनी जाएगी, 1,50,00,000, लेकिन वैल्यू कहां तक गई, 1,30,00,000। इनका क्या नुकसान हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने 1,20,00,000 किसको देना है, इनको देना है, और प्रॉफिट कितना हुआ इनका, 10 करोड़। तो ये एक तरह से इसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब मीनिंग को समझते हैं, अब इस एग्जाम्पल को मीनिंग समझते हैं। इज द एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पर्सन अंडर सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट 2H विच इज ड्राइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट यहां पे क्या था, एक प्रॉपर्टी थी। अंडरलाइंग एसेट यहां पे क्या था, एक प्रॉपर्टी थी। कुछ भी हो सकता है एसेट, ये इक्विटी भी हो सकता है, मतलब शेयर्स कह सकते हैं हम लोग, शेयर्स हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है, ये कुछ भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, जिसको लेकर के फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक तरफ एक बंदे का लालच होता है, दूसरी तरफ एक बंदे का डर होता है, उसको लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी, हमको लग रहा है कि मार्केट बढ़ जाएगी, तभी डेरिवेशन होता है, ऐसे मार्केट डेरिवेशन नहीं होता। हमको लग रहा है कि अगर मान लो इसको भी लग रहा होता कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो क्या ये 1 में 20 में कभी कॉन्ट्रैक्ट करता, नहीं करता, कभी नहीं करता। क्यों करेगा भाई, उसको पता है कि भाई जब मुझे 1,50,00,000 मिल रहा है, तो मैं क्यों करूंगा 1,20,00,000 में इसको कॉन्ट्रैक्ट। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव समझ में आया कुछ कि ये क्या होता है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन which is derived from underlying asset in a future date। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन अ फ्यूचर डेट, कोई फ्यूचर डेट निर्धारित किया जाता है, द फिक्स अ फ्यूचर डेट in that situation। underlying asset it may be a share, property, commodity on a future date। तो मीनिंग हमें याद हो गई। मीनिंग क्या है, अब कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, तो हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेरिवेशन is a contract between
टू पार्टी which values which value derived from underlying assets in a future date। ये इसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली बन गई। Financial derivative is a contract between the two party which is derived from underlying assets at a future date। तो तीन कीवर्ड्स है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, दूसरी चीज ये एक अंडरलाइंग असेट्स पर होता है, तीसरी चीज ये फ्यूचर डेट पे होता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन कहलाती है। अगर देखो फाइनेंशियल डेरिवेटिव पढ़ना है वाकई तो इसके मीनिंग को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है, क्या ये किस बेस पर किया गया है। अगर ना समझ में आए तो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं कि दो पर्सन है, एक पर्सन का डर होता है और एक पर्सन का लालच होता है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव शेयर्स में इसी तरह किया जाता है, कॉल ऑप्शन, पुल ऑप्शन। आपको प्रिडिक्ट लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये ज्यादातर शेयर्स में होता है। प्रॉपर्टी का तो मैंने एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटिंग एसेट्स, तो ज्यादातर उसकी वैल्यू ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाती है। लेकिन हम इसकी जगह शेयर्स ले रहे हैं। देखिए अंडरलाइंग एसेट में प्रॉपर्टी हो सकता है। एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, असेट में तो प्रॉपर्टी भी आती है, वो भी फिक्स एसेट आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए, एक का डर और एक का लालच। अगर किसी एक बंदे को लग रहा है कि इसकी वैल्यू गिर सकती है या बढ़ेगी नहीं, और दूसरे बंदे को यह लग रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो फ्यूचर डेट पर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें इसको ये बोलता है कि भाई हो सकता हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कल, तुम्हारे जो असेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाए, लिहाजा मुझसे मेरे साथ तुम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं तुम्हें 1,20,00,000 रुपए दूंगा तुमको 6 महीने के बाद। ठीक है, चाहे मार्केट उसका कुछ भी हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, मैं तुम्हें इतना रुपए दूंगा ही दूंगा। दूसरे बंदे को लग रहा है कि इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ तक जाएगी, इसको डर लग रहा है कि इसकी वैल्यू हो सकता हो कि नीचे चली जाए। ठीक है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल एक्चुअली हैपन देयर, द one person have a greed and another person have a fear, the fear that the market इनको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, दैट इज फियर। और यहां पे क्या है प्रिडिक्शन, द मार्केट ऊपर जाएगा, ये लग रहा है। ठीक, अच्छा पहली चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोग को, कोई इंसान बहुत भाई कोई अपने आप को ये ना सोचे कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल तो आप ऐसा बता रहे शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल वो दोनों सिनेरियो अलग होता है। रियल लाइफ में और थ्योरिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जितना हम प्रिडिक्ट करते हैं उसका डबल एक्सपेक्टेशन मार्केट में एक्चुअल रिजल्ट निकल के आता है। ये कैलकुलेशन आप जितना भी कर लो, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, कॉल एंड ऑप्शन, पुट एंड ऑप्शन आप करते होगे, ट्रेडिंग जो भी हो, ट्रेडिंग नहीं वो एक्चुअली गैम्बलिंग होता है, आप करते हो। लेकिन आप बोलो कि सर आपने जो कैलकुलेशन सिखाई, आगे कैलकुलेशन भी आएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कैलकुलेशन आपने सिखाई वो तो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन उसका सिर्फ 20% ही एप्लीकेबल होता है एंड 70% 80% आपका सिर्फ और सिर्फ तुक्का होता है। तो रियल लाइफ को थोड़ा सा कम इसमें वो करना, बस नॉलेज के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मार्केट में एक तरफ फियर हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, ग्रीड हो गया। ठीक, अब ये दोनों चीज जब होती है तब फाइनेंशियल डेरिवेटिव ड्राइव होता है। एग्रीमेंट ड्राइव होता है फ्यूचर डेट पर एक पर्टिकुलर असेट को लेकर के पर्टिकुलर प्राइस पर। तो आपने ये समझ में आया कि मीनिंग क्या होती है, क्लियर है। ठीक, दूसरी चीज टाइप ऑफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कितने होते हैं और कितने परसेंट इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव में। पहला होता है स्पेक्युलेटिव, ये वो होते हैं जो
जिनके कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती, वो अंदाजन बिजनेस को क्या करते हैं कि पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो ये होते हैं कौन सा स्पेकुलेटिव पर्सन होते हैं, ये हम ही लोग में से होते हैं। शेयर मार्केट को मेन मोटो रखना, तब समझ ज्यादा आएगा कि शेयर मार्केट में कुछ लोग पहुंच गए, चलो और पैसा लगाते हैं, लेकिन वो ए टू जेड कुछ पता नहीं है, ठीक है, रिटेलर्स, तो वो अपना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कुछ भी करके, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, आपका हो गया ये स्पेकुलेटिव। दूसरा होते हैं हैजर्स। हैजर्स कौन होते हैं? हैजर्स कौन होते हैं? हैजर्स वो होते हैं, इनकी मीनिंग, ये एक लंबा टॉपिक है, मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा हैजर्स मोटे मोटे होते कौन है। हैजर्स वो पर्सन होते हैं जो रिस्क को कंपनसेट करते हैं। मतलब कि जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल तौर पे इसको, इस बंदे को लग रहा था ना कि भाई मार्केट बढ़ेगा, और इसको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। अब इसको डर भी है, इसको डर भी आ गया, भाई डर तो रहता ही दोनों को, लेकिन इसको ज्यादा डर था कि मार्केट नीचे में चला जाएगा 80, और आज हमको कितना हर हाल में मिलेगा फ्यूचर में 20, और हम बेचना कितने में चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए में आज के टाइम पे बेचना चाह रहे हैं, तो इसका तो फायदा लग रहा है इसको, इसका तो फायदा था। इसका एक फेयर बन सकता है कि इसको लग रहा है कि अगर मान लो कि 1 करोड़ 50 ना पहुंच करके ये 80 में चला गया जैसा कि ये कह रहा है, तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा बहुत अच्छा खासा लंबा, क्योंकि मुझे 40 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान होगा? 40 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये बंदा दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें इसने बढ़ी हुई मार्केट में सट्टा लगाया था, इसने बढ़ी हुई मार्केट में एक पैसा लगाया था, अब ये दूसरे बंदे से गिरी हुई मार्केट में एक तरह से डील कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हो सकता हो यहां से इसका प्रॉफिट हो, यहां से इसका लॉस हो, तो एक तरफ से लॉस होना भी क्लियर है और एक तरफ लॉस होना भी क्लियर है, प्रॉफिट भी होगा एक तरफ से, लॉस भी होगा। तो अब कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, तो एक्चुअल रिजल्ट की बात पता चलेगा, लेकिन लॉस आपका कंपनसेट होगा। तो ये होते हैं हैजर। तीसरे होते हैं आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आर्बिट्रेटर्स वो इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं रिस्क फ्री। अब इसमें कुछ बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर रिस्क फ्री हो गया तो डेट्स भी इन्वेस्ट करते होंगे, डेट्स आप समझते होंगे, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते होंगे। नहीं, आर्बिट्रेटर्स भी इसी कॉल एंड ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो भी प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड अमाउंट के लिए वो हैजिंग करते हैं। मतलब प्रीमियम उनका बहुत हाई होता है। ऐसा समझो कि इसको समझाने को समझो कि एक प्रीमियम है किसी चीज की जिसकी वैल्यू 5 रुपीस है, और दूसरे शेयर का प्रीमियम है 800 रुपए, तो उन लोग क्या करते हैं 800 को शेयर ना लेके 5 रुपए का शेयर लेते हैं बस। अब इसको लेंगे तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसको लेंगे तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसकी क्वांटिटी कम होगी, इसके हम जानते हो, तो इन लोग क्या करते हैं कि तुरंत पैसा लगाना, तुरंत पैसा निकालना वाला। मतलब इन्होंने छोटे प्रीमियम पे पैसा लगाया, और छोटे प्रीमियम पैसा लगा करके इन्होंने क्या किया, तुरंत इसको पैसा विड्रॉ कर दिया। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे करके और सॉल्व करके, तब तक ये आर्बिट्रेटर समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल का शब्द है स्कैल्पिंग। द वर्ड स्कैल्पिंग इज यूज बाय द आर्बिट्रेटर्स। स्कैल्पिंग क्या होता है, तो प्रीमियम का अमाउंट कम और क्वांटिटी ज्यादा, थोड़ा सा भी प्रीमियम बढ़ा तो हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और वो एक बार में एग्जिट कर लेते हैं मार्केट से। तो ये होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर भी हैच करते हैं, क्या करते हैं, हैच करते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड एंड बहुत क्विक टाइम के लिए करते हैं, लेकिन इतना रियल पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल लाइफ में आर्बिट्रेटर्स ना के बराबर होते हैं। ठीक है, दो लोग पाएंगे आप, स्पेकुलेटिव और तुम्हारा आपका हैजर्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में, द पर्सन इंक्लूड इन द फाइनेंशियल डेरिवेटिव, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग का चैप्टर नहीं शुरू हुआ है, अभी ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मीनिंग का समझना बहुत जरूरी है, कौन इन्वॉल्व होता है और ये कैसे किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है।
तो आई होप आप लोगों को ये पहला मीनिंग समझ में आया। अभी तक मैंने आज जो पढ़ा है वो सिर्फ मीनिंग थी, मोटा मोटा एग्जाम्पल एंड मीनिंग। कल हम लोग आगे इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू क्लास।